Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो कि यहाँ पर आपके सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी को हम लोग बहुत अच्छे से इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग को पता है मॉर्निंग में 5 बजे आपको राइट टाइम ये वीडियो मिल जाता है। तो रोज़ाना मैं आपको टेलीग्राम में एक रात पहले इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता हूं। तो कल भी आपको इन्फॉर्म किया गया था। तो कौन कौन टाइम पर उठा है आज जो कि 5 बजे से इस वीडियो को देख रहा है। कल काफ़ी सारे लोग लाइव थे, लगभग 350 से ज़्यादा हो चुके थे, लगभग 400 के आसपास लोग लाइव पहुंच चुके थे। तो आज भी यहाँ पर और ज़्यादा लोग उठने हैं और भी लोगों को यहाँ पर साथ ही साथ में जुड़ना है। बाकी आपको पता होगा इस वीडियो के अंदर में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को तो कंप्लीट देखेंगे ही, उसके अलावा पीआईबी और डाउन टू अर्थ जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज को भी डिटेल से कवर करेंगे। यानी जो हमारी काम की इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे यूपीएससी ने पहले कोई प्रश्न पूछे होंगे, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिलेगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग अगर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, अगेन इंस्टाग्राम पे जाना, फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मेरे साथ में लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर वहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बाकी वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी जान है। वो क्या है, वो है प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज़। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत डिटेल्स आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। तो रोज़ाना की वो प्रैक्टिस की जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको एडिटोरियल प्लस शॉर्ट न्यूज़ प्लस लॉन्ग न्यूज़, साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस और क्विज प्रैक्टिस सभी कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब ये वीडियो कंप्लीट पैकेज है। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन। मोटिवेशन बोलता है, जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ देते हो उसी वक्त से तुम्हारी हार की शुरुआत हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये लाइफ में होता ही है, हम लोग लगातार ट्राई करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, बट होता यह है कि हमें जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और उसको छोड़ने की वजह से यहाँ पर लाइफ के अंदर पीछे छूटना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो कोशिश करते ही नहीं हैं। हालांकि वो कर सकते हैं, उनको अपने अंदर का पोटेंशियल नहीं पता है, वो कर सकते हैं वो काम, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ों की वजह से वो कोशिश नहीं कर पाते। और यहाँ पे मतलब आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पर ये याद आ गया यार मुझे ये करना है, आप उसमें लग गए। मतलब दिमाग भी क्या करता है ना कि अलग अलग तरीके ढूंढता है कि हाँ यार आपको पढ़ाई से कैसे बचना है या जो काम इंपॉर्टेंट है उससे कैसे बचना है। और फिर उसमें यहाँ पर दिमाग ना क्या करता है, लगातार एविडेंस देता रहता है कि यार उसने भी तो ऐसे किया था, तब भी तो हो गया, उसने 5 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक किया था, उसका हो गया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उसने 5 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी जो क्रैक किया है ना, उसका वो तीसरा या चौथा अटैम्प्ट था। तो उसने केवल और केवल 5 या 4 घंटे में केवल और केवल रिविजन ही किया होगा बस, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से हुई हुई है। ठीक है ना। तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन में देखता हूँ कि सर उसने इंटरव्यू में यहाँ पे बोला है टॉपर ने, मैं 4 घंटे में पढ़कर मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। तो उसका अटैम्प्ट देखो, उसका अटैम्प्ट कौन सा है, उसका अटैम्प्ट चौथा, 5वां, तीसरा अटैम्प्ट यहाँ पे चल रहा है। हालांकि यहाँ पर उसके अंदर 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, 3 घंटे पढ़ लेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तैयारी अपनी कर चुका है 2-3 अटैम्प्ट में। अब वो केवल और केवल रिविजन कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हुआ करो, इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया करो, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है। तो कोशिश करते रहो, कोशिश छोड़नी नहीं है। डेफिनेटली आपके कोशिश का जो फल है वो ज़रूर से मिलेगा। और आपको ध्यान में रखना है एक बात ज़रूर से कि कोशिश ना क्या करेगी लाइफ में। देखो अगर मान लो आगे हार लिखी हुई है तो फिर कोशिश करके ही हार जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। बिना कोशिश करे हारना तो बेवकूफ़ी रहेगी ना। तो कोशिश करके अगर हारोगे, कोशिश करके यहाँ पर आप अगर वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक तजुर्बा मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको आप लाइफ में कहीं और लगा सकते हो, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। तो कोशिश कहीं बर्बाद नहीं जाने वाली, बस ट्राई करते रहो और कोई बहाना मत ढूंढो कि हाँ यार मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं, दिमाग ऐसी करता है, दिमाग इस प्रकार के एक्सक्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, बट आपको यहाँ पर दिमाग के उसमें नहीं फंसना है। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। आज के नंबर 1 एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो में सबसे पहले एडिटोरियल ही उठा लेते हैं। तो आज भी एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है। तो यहाँ पर मंजिमा भट्टाचार्य ने ये एडिटोरियल लिखा है, ये आपको यहाँ पर इनका पिक्चर दिख पा रहा होगा।
इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है मैरिटल रेप के बारे में। तो मैं आपको समझाऊंगा मैरिटल रेप क्या है, इसको लेकर दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देश में क्या क्या कानून है, प्लस इंडिया किस प्रकार से मैरिटल रेप को हैंडल कर रहा है, इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स मैरिटल रेप को देखने को मिल रही हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखा है। तो आप डिटेल्स यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता दूं, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से भी लिंक कर पाओगे। तो न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो 185 देशों में से लगभग 77 यानी 77 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है, यानी अपराध घोषित कर रखा है। जबकि 34 देश ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, वहां पर मैरिटल रेप अपराध नहीं है। तो पहली चीज तो हमें समझना यही होगा कि आखिरकार मैरिटल रेप होता क्या है। देखो मैरिटल रेप मतलब यह है, नाम से पता चल रहा है, शादी के बाद पति के थ्रू जबरदस्ती करना पत्नी के साथ में, वो यहां पर कहीं ना कहीं मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। तो पत्नी की सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, शादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बेसिकली मैरिटल रेप कहलाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो 34 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप ना कोई भी अपराध नहीं है, और उन 34 देशों में भारत भी इसमें आता है। तो इंडिया के अंदर भी मैरिटल रेप को लेकर यहाँ पे उसको कोई वैसे आप कह सकते हो क्राइम नहीं घोषित किया हुआ है। तो मैरिटल रेप की वजह से यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि जब रेप यहाँ पे कानूनी तौर पर अलाउ कर दिया जाए, जब रेप कानूनी तौर पर अलाउ होता है तो उसको हम लोग मैरिटल रेप की कैटेगरी में इंडिया के अंदर देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में जो भी यहाँ पर व्यक्ति है, जो पति है, अगर यहाँ पर वो फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है पत्नी के साथ में फोर्सफुली, तो इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में तो आया है। लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी उसके रिगार्डिंग कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि उसको अपराध घोषित करता हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। अब जो मैंने डेटा आपको बताया कि हाँ 185 देश ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने क्रिमिनलाइज घोषित कर रखा है, यानी कि वहाँ पे अपराध साबित कर रखा है। 34 देश ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर अपराध घोषित नहीं किया है। लेकिन ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं पर ये कंट्रीज़ का नंबर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर एक कंट्रीज़ का नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो सटीक सबसे ज़्यादा सोर्सेस में कवर किया जा रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इस पिक्चर में तो अलग ही कहानी है कि 104 देशों से ज़्यादा यहाँ पर दुनिया भर में ऐसे देश हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है, यानी कि अपराध घोषित कर रखा है। लेकिन इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के अंदर ये बेसिकली डीक्रिमिनलाइज है, यानी कि इसको अपराध घोषित नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग भारत के अंदर मैरिटल रेप के बारे में समझें, क्या कानून के अंदर क्या बातें लिखी हैं मैरिटल रेप को लेकर। देखो कानून के अंदर जो हमारा इंडियन पिनल कोड है आईपीसी का सेक्शन 375 बात करता है, रेप के बारे में बात करता है, सजा देने की बात करता है। लेकिन आप कह सकते हो इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। इसने यहाँ पर छूट दे रखी है। किस चीज़ को छूट दे रखी है, यहाँ पर मैरिटल रेप को छूट दे रखी है। तो हमारे पास में जो इंडियन पिनल कोड है वहाँ पर सारी बात की तो गई है रेप के बारे में, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन रखा गया है सेक्शन 375 के अंदर। एक्सेप्शन नंबर 2 है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर जो मैन है वो अपनी वाइफ के साथ में फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और यहाँ पे वो जो वाइफ है ना उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। अगर 15 साल से कम है तो वो रेप कहलाएगा, अगर 15 साल से ज़्यादा है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये एक एक्सेप्शन है। रेप के बारे में सारी बातें सेक्शन 375 में देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पर एक छूट दे दी गई है मैरिटल रेप के बारे में। तो मतलब मैरिटल रेप को लेकर कोई भी सख्त कानून नहीं है। मैरिटल रेप बेसिकली अपराध नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मैरिटल रेप के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं है कि जो मैरिटल रेप की पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर हम लोग मैरिटल रेप का इतिहास देखें कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है, तो पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आप लोग देखोगे, इसके इतिहास को देखते हैं। 1932 की बात है। 1932 के अंदर में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पहला देश था पोलैंड, जिन्होंने यहाँ पर इसको अपराध घोषित कर दिया। फिर उसके बाद 1970 में, 1993 से लेकर आप कह सकते हो इसके बीच में जो अमेरिका है, अमेरिका के सभी 50 राज्यों ने, क्योंकि 50 स्टेट से मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है, तो 50 के 50 राज्यों ने अमेरिका के क्या किया? मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया 1993 से लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद 1986 में आप देखोगे यूरोपियन यूनियन जो है ना, इन्होंने भी यहाँ पे मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में डाल दिया। फिर साल 2002 में इवन नेपाल ने भी मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी से हटाकर अपराध में डाल दिया, यानी एक्सेप्शन से हटाकर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया।
तो इस प्रकार से आप देखोगे ये जो कहानी है मैरिटल रेप की वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया भर में पोलैंड पहला देश बनता है जिसने बेसिकली यहाँ पर मैरिटल रेप को क्राइम घोषित किया था। बट इंडिया के अंदर अगर हम लोग इतिहास देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, 2015 से चल रहा है। अब ये पिछले साल केस काफ़ी चर्चा में आया था। पिछले साल क्यों आया था? क्योंकि जनवरी 2022 की बात है, पिछले साल का जनवरी का महीना। उस समय पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस ने एक पिटीशन की सुनवाई करी। एक पिटीशन की जो सुनवाई की थी वो पिटीशन बेसिकली इसी चीज़ को लेकर था कि भारत के अंदर जो मैरिटल रेप को लेकर सेक्शन 375 के अंदर एक्सेप्शन दिया गया है कि मैरिटल रेप को छूट दी गई है, मैरिटल रेप भारत के अंदर अपराध नहीं है, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को यहाँ पर चैलेंज किया गया था इस पिटीशन के अंदर में। तो दिल्ली हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर मुद्दे को देख रहा था उसी समय से। तो 2022 की जनवरी से यानी 1 साल लमसम हो चुका है और पूरा ही हो चुका है 1 साल। इस पूरे 1 साल में लगातार मैरिटल रेप न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आप देखोगे मई 2020 तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, कुछ यहाँ पे वर्डिक्ट भी निकल कर आए, लेकिन यहाँ पर वो जो मैटर इसके ऊपर कोई प्रॉपरली सोल्यूशन निकल कर आया नहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की कहानी जो है चलती चली गई। अभी आप देखोगे कि अभी भी इंडिया के अंदर में जो टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैरिटल रेप होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर आप कह सकते हो रेप देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से टॉप स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में? वो बिहार है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, देन आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। ये डेटा कहाँ से लिया है? ये डेटा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे से उठाया गया। यहाँ पर आपको सोर्स दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो पत्नियों के खिलाफ यौन हिंसा में सबसे आगे ये आपको टॉप के 5 राज्य देखने को मिल जाते हैं। टॉप के 5 राज्य मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बाकी आप देखोगे मैंने आपको बताया कि साल 2015 से ये केस चल रहा है। इवन 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उस समय दीपक मिश्रा साहब, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो मैरिटल रेप है ना, इसको अपराध घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर ये बात बोल दी थी। फिर आप कह सकते हो इससे पहले भी कई बार ये केस चलता रहा, लेकिन इसको लेकर कोई भी यहाँ पर सुनवाई हुई नहीं। जुलाई 2021 की बात है, केरला हाईकोर्ट के अंदर ये मैटर पहुंचता है। तो केरला हाईकोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध मानने से मना कर दिया कि नहीं, मैरिटल रेप को हम अपराध नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको मैरिटल रेप के रिगार्डिंग देखने को मिल जाती हैं। अब सरकार का स्टैंड क्या? सरकार क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है कि देखो, मैरिटल रेप को अगर अपराध घोषित कर दिया जाता है तो इससे कई सारे इश्यूज होंगे। सबसे पहली बात, हो सकता है कि इस लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसे दहेज को लेकर जो भी कानून है उनका काफ़ी बार मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, पूरी फैमिली को जेल में डलवा दिया जाता है ना। जो लड़के की फैमिली है पूरी, वो पूरी जेल में चली जाती है। तो ऐसे कई केसेस देखने को मिले। मैंने एडिटोरियल आपके साथ में डिस्कस किया था, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स, वहाँ पे राइटर ने स्टैटिस्टिक्स बताया था पूरा का पूरा कि कितने कितने लॉस के मिसयूज़ हो रहे हैं, है ना। तब मैंने आपको समझाया था, आपको याद आ रहा होगा जो भी लोग मेरे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इसी प्रकार से कि इसको अगर हम लोग क्राइम घोषित कर देते हैं कि हाँ मैरिटल रेप एक अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका गलत उपयोग हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। ये बात यहाँ पे बोली गई। फिर उसका सरकार बोलती है कि इसको अपराध घोषित करने से जो ये संस्था है ना शादी की, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई चली जाएगी। जो शादी का मतलब है वो खत्म होता हुआ चला जाएगा। इस वजह से यहाँ ये सरकार का बेसिकली आर्गूमेंट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर मैरिटल रेप के लेकर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये जो एक्सेप्शन, ये जो छूट दी गई है, यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो महिला है उसको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। शादी के बाद में महिला को यहाँ पर इस प्रकार से फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकॉर्स फेस करना पड़ रहा है, और इससे जो महिला के पास में बेसिक राइट्स हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेगा। जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स, उसमें कई सारे राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, फिर उसके बाद में राइट टू स्पीच, उसके बाद में राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टीज़। तो ये जितने भी हक हैं ना, वो सब का सब, उन सब का वोलेशन हो रहा है, उन सब का हनन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप देखोगे एक और प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि कई सारे रीज़न ऐसे भी हैं, मतलब इंडिया के अंदर मैरिटल रेप के केसेस इतने कम इसलिए भी देखने को मिलते हैं, मतलब न्यूज़ में इतने कम निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में महिलाओं को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, लीगल अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्लस जो एनसीआर भी लगातार डेटा इकट्ठा करता है, उनका डेटा इकट्ठा करने का जो तरीका है ना, उसके अंदर भी कई बार कमियां हो जाती हैं, तो प्रॉपरली डेटा निकल कर नहीं आता है। हालांकि मैरिटल रेप जैसी सिचुएशन भारत भर में कई सारी जगह पर होती होगी, बट वो हमारे पास में प्रॉपरली डेटा नहीं निकल कर आ रहा है, वो बताया गया। एक रीज़न ये भी है, कोर्ट के अंदर लंबे समय तक केस चलता रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर कोर्ट के अंदर वो मामला जाता ही नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि वेमेन को फेस करनी पड़ रही हैं इस मैरिटल रेप के एक्सेप्शन की वजह से।
ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार दुनिया भर में और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपना मैरिटल जो रेप है बेसिकली उस मैरिटल रेप को किस प्रकार से टैकल किया है। तो मैं आपको दुनिया भर की उन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इवन आप देखोगे दुनिया भर में मैरिटल रेप को कैसे ट्रीट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन भी इसने भी कई सारे देशों को अर्ज किया है, यानी कि इन सारे देशों के ऊपर जोर दिया है कि ये मैरिटल रेप को अच्छे से देखें। और यहाँ पर मैरिटल रेप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक मोस्ट डेंजरस प्लेस यहाँ पर जो महिला के लिए वो उसका घर ही बन जाता है इस मैरिटल रेप की वजह से। तो यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पर इस मैरिटल रेप की काफ़ी निंदा करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कई सारे देश, जैसे यूएस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1993 से लेकर यूनाइटेड नेशंस के जो भी यहाँ पर 50 राज्य हैं इन्होंने यहाँ पर अलग अलग लॉज लेकर आ चुके हैं और मैरिटल रेप को उन्होंने क्राइम घोषित कर दिया है। ऐसे यहाँ पर यूके के अंदर भी देखने को मिलेगा, यूके के अंदर भी मैरिटल रेप को यहाँ पर क्राइम घोषित किया गया है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर मैरिटल रेप करता हुआ कोई पाया गया तो कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलेगी, उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया गया है। साउथ अफ्रीका ने भी मैरिटल रेप को इलीगल बोल दिया है 1993 से। कनाडा के अंदर भी मैरिटल रेप पनिशेबल है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर कोई भी कानून नहीं है, या फिर आप कह सकते हो मैरिटल रेप को एक छूट दी गई है। तो जैसे घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, ऐसे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। यहाँ पे कोई अपराध वो है नहीं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। बाकी यहाँ पर कहना यह है लोगों का कि देखो ये जो लॉज है ना मैरिटल रेप के अंदर जो छूट दे रहे हैं ये बहुत पुराने हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का 1860 में आईपीसी लेकर आया गया था। इसी के अंदर यहाँ पर उन्हें छूट दी है मैरिटल रेप को। तो ये बहुत पुराने लॉ हैं, उसके हिसाब से आज के समय पर काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, समय बदल चुका है। तो हमें अपने हिसाब से, समय के हिसाब से यहाँ पर लॉ के अंदर बदलाव करने चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसके फेवर में हैं, उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में है कि नहीं, मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी सारे मिसयूज़ हो सकते हैं। इससे इसका गलत इस्तेमाल करके जो हस्बैंड उसको फंसाया जा सकता है, जैसे कई सारे और लॉज के अंदर किया जाता है। बाकी मैं आप लोगों से आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या समझते हो। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल से, बहुत डिटेल से यहाँ पर अपना आंसर लिखना है प्रॉपरली रीजंस के साथ में। और जिसका भी यहाँ पर आंसर परफेक्ट होगा ना उसको यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा और आप सभी लोग यहाँ पर उस आंसर को भी देख पाओगे। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि आप मैरिटल रेप के, अगर इसको हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैरिटल रेप को जो अपराध है वो घोषित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अपराध घोषित करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या कारण है। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या कारण है। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करो। यह आपको और ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर इसलिए भी करेंगे क्योंकि यूपीएससी ने साल 2014 में ऐसा प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रश्न क्या था कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार सेक्सुअल वायलेंस जो है विमेन के प्रति हमारे देश में वो इंक्रीज़ यानी कि बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे पास में ऑलरेडी इतने सारे कानून हैं सेक्सुअल वायलेंस को टैकल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के जो इंसिडेंसेस है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इनोवेटिव मेजर्स, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से लड़ने के लिए, वो आपने यहाँ पर समझाना है। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इसका आंसर देता है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करो। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। ना पहले हम लोग ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारा एडिटोरियल ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपको मेंस में हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स में हेल्प करेंगी। यहाँ पे हम लोग इंडिया और अर्मानिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया और अर्मानिया के संबंध किस प्रकार से हैं। तो आपका क्या बात कर रहा हूँ, हाँ बहुत कम से न्यूज़ में आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा कि अर्मेनिया भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और भारत अर्मेनिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ना, जिस व्यक्ति के थ्रू लिखा गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उनका नाम है अरमेन सरिकिसन। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये हैं कौन, ये अर्मेनिया के ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। तो इन्होंने खुद से ये एडिटोरियल लिखा है। इन्होंने खुद यहाँ पे भारत के साथ में अर्मेनिया के रिलेशंस समझाए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। और स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय पर पूछी जो जाएंगी, वहाँ पे आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो समझते हैं इंडिया अर्मेनिया के रिलेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अर्मेनिया का फ्लैग देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा महान भारत आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया है। इंडिया से आप इधर चलोगे, मिडिल ईस्ट में जाओगे और इधर से गुजरते हुए आपको यहाँ पर जस्ट ऊपर अर्मेनिया देखने को मिलेगा। रेड कलर से जो है ना, ये अर्मेनिया है। अर्मेनिया के बराबर में अज़रबैजान है। तो आप कहोगे अच्छा अर्मेनिया अज़रबैजान वही देश जिनके बीच में एक और एरिया आता है नगोर्नो काराबख करके, जिसको लेकर ये लड़ते हैं। हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, विवाद रहता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आगे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वही उसी अर्मेनिया की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अर्मेनिया और इंडिया के रिलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो साल 2022 हमारा खत्म हुआ है ना, साल 2022 में अर्मेनिया और इंडिया दोनों ने मिलकर अपने 30 ईयर्स पूरे कर लिए हैं अपने संबंध के, अपने रिलेशंस के। इस वजह से भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम समझेंगे आखिरकार इन दोनों देशों के हिस्टोरिकल टाइज क्या हैं, यानी कि इतिहास में किस प्रकार से रिलेशंस रहे हैं। तो अर्मेनिया और इंडिया दोनों के यहाँ पर पॉलिटिकल टाइज की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा से एक्टिव रहे। जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ जहाँ पर इंडिया अर्मेनिया हैं उस बॉडी के अंदर में, तो इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और अर्मेनिया की जो आज़ादी है ना, ये अर्मेनिया कब आज़ाद होता है? 1991 में। तो अर्मेनिया की आज़ादी के बाद में हम लोगों ने अर्मेनिया के साथ में एक प्रॉपर रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था। ये अर्मेनिया आज़ाद हुआ 1991 में, हमने अगले ही साल 1992 में अपने रिलेशंस को, अपने संबंध को अर्मेनिया के साथ में बना लिया। इवन इसके कुछ और साल बाद 1999 में आप देखोगे जो इंडियन एम्बेसी है वो खोल दी गई अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन के अंदर में। तो अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में हमने अपनी एक एम्बेसी को भी ओपन कर दिया कुछ ही सालों बाद। अब अर्मेनिया के आसपास कौन कौन से देश हैं फटाफट उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास के देश के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये रहा अर्मेनिया, इसके बराबर में यहाँ पर है अज़रबैजान। अर्मेनिया के ऊपर है जॉर्जिया, नीचे है यहाँ पर टर्की, देन इधर आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर अज़रबैजान है ही। इनके बीच में एक आता है नगोर्नो काराबख, ये वाला रीजन। इसके लिए दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये रीजन है ना, दोनों को ही इंपॉर्टेंट लगता है कि हमें चाहिए। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और आप कह सकते हो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स चलता है इसके ऊपर। टर्की यहाँ पे सपोर्ट करने लगता है इधर अज़रबैजान को, काफ़ी सारे देश अज़रबैजान को सपोर्ट करने लगते हैं, काफ़ी सारे देश अर्मेनिया को सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये विवाद और बढ़ता हुआ चला गया, आज तक इसका कोई सोल्यूशन बना ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे अर्मेनिया में एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक वन, ये ध्यान रखना। और एक यहाँ पर लेक है, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, साफ नहीं दिख रहा है, लेक सेवन ये इसका नाम है। तो दो लेक हैं। बाकी अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंडिया की एम्बेसी है। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आज के समय में अर्मेनिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे लेवल पर हैं। इतने अच्छे लेवल पर है कि देखो, अर्मेनिया बेसिकली कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक पार्ट है। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इस CIS के अंदर कितने देश आते हैं? अज़रबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन, ये सारे देश आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इस ग्रुप को बनाया गया था 1991 में, जब ये सोवियत यूनियन टूट गया था ना। तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद में इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हमारे रशिया के हैं, हमारे रशिया के साथ में। और दूसरा कोई देश है जिसके साथ में सबसे अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो बेसिकली अर्मेनिया है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन यहाँ पर इंडिया और अर्मेनिया ने मिलकर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को भी यहाँ पे साइन कर रखा है, 1995 के अंदर इसको साइन किया था। फिर उसके बाद में व्यापार वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग करते हैं, दोनों देशों के बीच में व्यापार वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर दोनों देश मिलकर आपस में कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहला डिफेंस रिलेशंस। डिफेंस रिलेशन के माध्यम से आपको मैं बता दूं, जो अर्मेनिया है ना, वो कहीं ना कहीं ढेर सारे हथियार आज के समय पर भारत से परचेज कर रहा है और आने वाले समय पर और भी बहुत सारे हथियार परचेज करेगा। तो अर्मेनिया ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर में। और आप देखोगे साल 2020 के अंदर अर्मेनिया ने ऑलरेडी यहाँ पर $40 मिलियन का एक आर्म डील हमारे साथ में साइन कर लिया है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अर्मेनिया को स्वाति जो रडार्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये रडार क्या करेगा, जो हथियार होते हैं उनकी लोकेशन पता करने में मदद करेगा। इवन अक्टूबर 2022 की बात है, इंडिया ने अर्मेनिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। और उस एग्रीमेंट में क्या करा जाएगा कि भारत अर्मेनिया को मिसाइल्स एक्सपोर्ट करेगा, रॉकेट्स एक्सपोर्ट करेगा और कुछ बॉम्ब्स एक्सपोर्ट करेगा। मिसाइल्स में हम लोग यहाँ पर अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल देने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो
और भी इंपॉर्टेंट वेपन्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अर्मेनिया को दी जाएंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमी के बारे में। तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करोगे तो अर्मेनिया जो है ना कहीं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा आगे, ये एक थोड़ा सा मैंने आगे एक पिक्चर लगाया, वहीं पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट बताता हूँ, अर्मेनिया यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ में कई सारे सेक्टर्स को लेकर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी को लेकर ये आपस में काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो चाइना है ना, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि दुनिया भर को चाइना इस अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे अर्मेनिया को तरफ भी आगे हाथ बढ़ाता है। लेकिन आप कह सकते हो कि जो अर्मेनिया है इसने भारत को चूज़ किया। अर्मेनिया यहाँ पे लगातार मतलब चाइना को ना चूज़ करके भारत से यहाँ पर डिफेंस हार्डवेयर सारी चीज़ों को परचेज कर रहा है, यानी कि अर्मेनिया को विश्वास है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के अंदर में, ना कि चाइनीज़ माल के अंदर में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भारत अर्मेनिया को हर चीज़ में सपोर्ट कर ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो देश है अर्मेनिया, इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, भारत के लिए देश इतना ज़रूरी क्यों है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर अर्मेनिया की मदद से पैन तुर्किज्म को काउंटर कर पाएंगे। अब ये पैन तुर्किज्म क्या है, आपने ऑटोमन अंपायर के बारे में सुना होगा। ऑटोमन अंपायर यानी कि एक समय पर, जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है ना, पाकिस्तान पीछे से इस प्रकार से दिख रहा है ना। पाकिस्तान की इधर जाओगे तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये ईरान हो गया, और फिर उसके बाद ये जो हरा कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ऑटोमन अंपायर है। तो ये जो पूरा हरा कलर का आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोमन अंपायर है, जो कि लंबे पूरे एरिया में फैला पड़ा है। इजिप्ट और ये सारे देशों में पूरा की तरह से अंपायर फैला पड़ा है। यहाँ पर ये टर्की का रोल हुआ करता था, तुर्की का पूरी तरह से रोल हुआ करता था। तुर्की ने यहाँ पे अपने कदम जमा रखे थे। अभी तुर्की क्या चाहता है, मैं इस ऑटोमन अंपायर को वापस से खड़ा करूँ, यानी तुर्की बोलने वाले जो लोग या टर्किश बोलने वाले लोग आसपास के हैं, उनको भी यहाँ पर अपने एरिया में इंक्लूड करता हुआ चले जाऊँ। तो वापस से इसका मकसद है कि ऑटोमन अंपायर को खड़ा किया जाए। ऑटोमन अंपायर का जो पीक वाला समय था वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता था। आप देखोगे इजिप्ट, उसके बाद में यहाँ पर अल्जीरिया, ट्यूनिस, त्रिपोली, एनाटोलिया, ये सब कुछ यहाँ पर ऑटोमन अंपायर के अंदर में ही आया करता था। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर टर्की चाहता है कि हम इस अंपायर को खड़ा करें, तो भारत नहीं चाहता कि ये अंपायर खड़ा हो। क्यों? इससे डेफिनेटली आगे आने वाले समय पर इंडिया को ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि ये जो अंपायर है ना, ये पहुँचते पहुँचते एक पिक्चर में लेकर आया था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा। एक सेकंड यार, कहाँ गया वो पिक्चर, शायद मैं पिक्चर नहीं लाया हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लेंगे। तो अच्छा ये है, तो यार यहाँ पे देखो ये एम्पायर फैला पड़ा है। इसके बाद यहाँ पर ये और बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान तो वैसे टर्की का दोस्त है ही, आपको पता है, तो ये तो दोस्त हैं ही। पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में ये बहुत सारे वायलेंस कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते इस प्रकार से ये काम किया जाए, तो वो भी एक रीज़न है। तो हम अर्मेनिया का सपोर्ट लेंगे। अर्मेनिया के अंदर हम काफ़ी सारे हथियार भी भेजते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देखोगे रिसेंटली नगोर्नो काराबाख को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में, और तुर्की क्या कर रहा था, अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा था लगातार। और आप देखोगे हम क्या कर रहे हैं कि हम अर्मेनिया को हथियार बेच रहे हैं। इससे यहाँ पर जो अर्मेनिया है वो काफ़ी मजबूत हो पाएगा, अपनी जगह पर खड़ा होकर अज़रबैजान को टक्कर दे पाएगा। और अर्मेनिया की मदद से हम पाकिस्तान को भी पीछे ढकेल पाएंगे, साथ ही साथ में तुर्की को भी पीछे ढकेल पाएंगे। इनका जो एम्बिशन है ना, इनका जो प्लान है कि ऑटोमन एम्पायर को खड़ा कर दिया जाए वापस से, वो यहाँ पर हम नहीं करने दे सकते। तो ये यहाँ पर अर्मेनिया इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा आप देखोगे अर्मेनिया से हमारे पास में काफ़ी सारे जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप देखोगे कि पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की, ये सब के सब एक हैं। इनके रिलेशंस आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेंगे, ये सब के सब एलाय हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए डेफिनेटली आने वाले समय पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट आप अर्मेनिया को देखोगे तो अर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि इंडिया को सपोर्ट कर सकता है। कैसे? तो आपने INSTC कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। वो क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ना, ये भारत को रशिया से कनेक्ट करता है डायरेक्टली। और आपको पता होगा रिसेंटली INSTC कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो भारत को रशिया से कनेक्ट करता है, तो क्या हो गया? तो ये कॉरिडोर सक्सेसफुल पता है किसकी वजह से हो पाया? अज़रबैजान की वजह से। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अर्मेनिया हमें सपोर्ट कर सकता है। ये जो INSTC कॉरिडोर है, हम अर्मेनिया से लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया डायरेक्टली रशिया से को कनेक्ट कर सकता है अर्मेनिया के माध्यम से, और अर्मेनिया के माध्यम से कनेक्ट करता हुआ इस प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग तक, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इंडिया को कोई सामान भेजना है रशिया में तो कैसे भेजेगा?
तो यहाँ पे हम अपने बंदरगाह से पहले भेजेंगे यहाँ पर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर, फिर इस प्रकार से अर्मेनिया से गुजरता हुआ यहाँ पर वो पहुँचेगा अस्त्रखान, देन यहाँ पर मॉस्को यानी रशिया में पहुँच जाएगा। उसका जहाज़ हमारा इधर समुद्र से घूमता हुआ जाएगा, बाल्टिक सी से होता हुआ, नॉर्थ सी से होता हुआ, है ना, मेडिटेरियन सी से होता हुआ, मतलब ये समुद्र का रास्ता भी है यहाँ पर और इधर लैंड वाला रास्ता भी है। जो मर्जी हो वो यहाँ पर हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अर्मेनिया हम लोग को सपोर्ट कर सकता है। अर्मेनिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अज़रबैजान के बराबर में ही अर्मेनिया है, क्योंकि अज़रबैजान के रिलेशन भारत के साथ में इतने अच्छे हैं नहीं, तो फिर यहाँ पर अर्मेनिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि आने वाले समय पर कश्मीर में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं टर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान मिलकर, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में है ही, तो यहाँ पे हम इनको रोकने के लिए अर्मेनिया का प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। बाकी इकोनॉमिक कॉपरेशन के मामले में आपको समझा दिया अर्मेनिया किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे इस INSTC कॉरिडोर के अंदर में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी ही थी। बाकी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है, देखो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल थोड़े से कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कम है, इंपॉर्टेंट होने चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है हर रोज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी कम होता है। एक आर्टिकल यहाँ पर यह है, ये बात करता है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी को लेकर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं श्री पर्णा चक्रवर्ती के थ्रू। यहाँ पर जो यार राइटर दिख रही हैं, तो क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है मैं आपको समझाऊंगा। रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ में आई है। न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया कि नेशनल टूरिज्म पॉलिसी जो बनाने की बातचीत की जा रही है ना, यानी कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। और इस पॉलिसी बनाने को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह बोला कि इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। जबकि जो कमेटी है उसका कहना यह है कि अगर हम इस प्रकार की काउंसिल बना देते हैं, क्योंकि जैसे जीएसटी को देखने के लिए जीएसटी काउंसिल है, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को हैंडल करने के लिए नेशनल टूरिज्म काउंसिल बना सकते हैं। ये काउंसिल हमारे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने का, उसको और आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये नेशनल टूरिज्म काउंसिल लगातार न्यूज़ में है। तो पहले हम लोग यहाँ पर इस कमेटी के रिगार्डिंग, इस कमेटी ने क्या क्या चिंताएं व्यक्त करी हैं उसको समझते हैं। इस कमेटी ने यह बोला कि जो टूरिज्म सेक्टर है ना, इसको हमें कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए। आपको पता होगा भारतीय संविधान में जो लिस्ट है, अगर हम बात करें 7वें शेड्यूल की, तो यहाँ पर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और स्टेट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर हमारी राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर कानून को बना सकते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर को क्या करना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, जहाँ पर स्टेट्स और सेंटर दोनों साथ में मिलकर काम कर सकें। वो बात यहाँ पर बोली हुई, क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर बोला गया इस कमेटी ने कि भैया हमें काउंसिल की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हो जा रही है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि 2017 से बनते हुए आ रहे हैं, 5-5 साल हो चुके हैं, ढेर सारा पैसा उसके अंदर लग चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर वो प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाए हैं। जैसे यहाँ पर जो हजरत बाल है वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना। आप कह सकते हो श्री जगन्नाथ धाम के आसपास यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से कई सारे ऐसे यहाँ पर और भी टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन बहुत समय हो चुका है। तो इस कमेटी ने ये बोला है कि जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा पैसा भी लग रहा है, फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास में इस प्रकार से कमेटी हो जो कि इन प्रकार की चीज़ों को हैंडल कर सके, इस प्रकार की पॉलिसी हो जो कि इन प्रकार की चीज़ों को हैंडल कर सके। हमारे पास में प्रॉपर काउंसिल होना चाहिए जिसको हम नेशनल टूरिज्म काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आप समझते हैं कि नेशनल टूरिज्म काउंसिल क्या होगा, कैसे काम करेगा। ये बेसिकली यहाँ पर आने वाले 10 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है ना, कि लगातार टूरिज्म सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, टूरिज्म सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगा जो कि सभी लोग को फॉलो करने होंगे, फॉरेनर्स को, लोकल लोगों को। तो इस प्रकार से टूरिज्म को हम थोड़ा सा मेंटेन करके लेकर चल सकते हैं। वो बेसिकली यहाँ पर इसका एक टारगेट होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम इंडिया के अंदर में आखिरकार जो टूरिज्म सेक्टर है इसका स्टेटस क्या है, कहाँ पर ये टूरिज्म सेक्टर स्टैंड करता है। भारत की जो रैंक है ना वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल के अकॉर्डिंग, ये 6th रैंक है। किस मामले में, जब हम लोग बात करते हैं दुनिया भर की जीडीपी के अंदर कौन कौन सा जो देश है वो अपने टूरिज्म से कितना कितना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसमें भारत की 6th रैंक आती है कि भारत भी यहाँ पर
जीडीपी के अंदर में 2021 में छठे नंबर पर आता है, जिसने टूरिज्म से कई सारा कंट्रीब्यूशन दिया है जीडीपी में। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ओवरऑल इंडेक्स को देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, 2021 का इंडेक्स है। तो यहां पर आप देखोगे इंडिया की रैंक 54 थी, क्योंकि भारत के अंदर कई सारे यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ा नहीं है। तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होगा, एक प्रॉपरली पॉलिसी हमारे पास में काउंसिल होना चाहिए जो कि टूरिज्म वाले पर्टिकुलर मैटर को देखेगा। इंडिया के पास में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। फिर धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल यहाँ पर लेटेस्ट हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में हमारे पोटेंशियल बहुत है। आज के समय में लगभग 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और आने वाले समय में 2029 तक लगभग 53 मिलियन लोगों को जॉब्स मिल सकती है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। तो इस चक्कर में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काउंसिल बनाने के बारे में चर्चा की गई, वो आपको समझ में आ गया। प्लस टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम कई सारे इनिशिएटिव्स को लेकर चल रहे हैं, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, देखो अपना देश इनिशिएटिव हो गया, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, प्रसाद स्कीम, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये सारे के सारे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव सरकार ने चलाए हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है टूरिज्म के ऊपर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेक्टर कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। नंबर 1 चैलेंज, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। लगभग जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है, वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, होटल्स नहीं है। ठीक है ना, इवन यहाँ पर आप देखोगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यानी कि मोबाइल की सर्विस आपको नहीं मिल पाएंगी कई सारी जगह पर, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट यानी बाहर से विदेशी लोग जो घूमने आ रहे हैं, उनके ऊपर कई बार अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, यहाँ पर लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यानी कि जो पर्सन काम कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में वो बेसिकली स्किलफुल व्यक्ति नहीं है, उनके पास में प्रॉपरली स्किल्स नहीं है। फिर ये भी एक चैलेंज है। फिर अगला चैलेंज है कि बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, बेसिक ज़रूरतों की, जैसे पीने का पानी, वेल मेंटेन टॉयलेट्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। फिर एक रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से अगेन हमें टूरिज्म सेक्टर में और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वह है सीजनैलिटी। जो टूरिज्म है ना वो सीजन वाइज चलता है। इवन आप देखोगे इंडिया के अंदर में 6 महीने का टूरिज्म होता है सबसे ज़्यादा, अक्टूबर से मार्च तक, और उसमें भी नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा टूरिज्म को बेसिकली यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये हमारे 3 पर्टिकुलर आर्टिकल थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट थे। तो अब क्या डिस्कस करेंगे? देखो होता क्या है कि मैं डेली आपको क्विज प्रैक्टिस करवाता हूँ, बट आज आर्टिकल ही कम थे जैसा आपने देखा, तो कोई क्विज वाले क्वेश्चन बने नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, डोंट वरी। बट हमारे पास में प्रीलिम्स रैपिड फायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हालांकि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारे पास में थोड़े से कमी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो खुद से पहले लिखने की कोशिश करना, और मैं जब वीडियो को समाप्त करूंगा तो बताना आपने कितने क्वेश्चन खुद से लिखने की कोशिश करी है, खुद से आपको पता थे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बात करता है धनु यात्रा के बारे में। तो धनु यात्रा के रेफरेंस में आपसे पूछा गया इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, धनु यात्रा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। दूसरा, यहाँ पर इसको ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा सही उत्तर है? वैसे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, आओ मैं आपको धनु यात्रा के बारे में बताता हूँ। जो धनु यात्रा फेस्टिवल है ना, ये हर 2 साल के गैप के बाद यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो फेस्टिवल है सबसे बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। इवन ओडिशा के अंदर ही यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। कहाँ पर? बारगढ़ के अंदर में। ठीक है, अब धनु यात्रा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक पूरा का पूरा ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस होता है। जैसे थिएटर में परफॉर्मेंस किया जाता है ना, उस प्रकार का ये परफॉर्मेंस है, और ये ओडिशा के बारगढ़ में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी बोलते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा क्या प्रोग्राम दिखाया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। धनु यात्रा हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, कि अच्छाई की जो जीत है वो बुराई पर ज़रूर से होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये दर्शाता है। फिर उसके बाद में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, 1947-48 से ही यहाँ पर आप कह सकते हो बारगढ़ के अंदर में इस इवेंट का सेलिब्रेशन होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे देश की आज़ादी को भी दर्शाता है। इसका थीम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका थीम बेसिकली यहाँ पर यह है कि ये जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है कैसे, कि जो राजा उग्रसेन है उनका जो बेसिकली आप कह सकते हो कि सिंहासन होता है वो यहाँ पर छीन लिया जाता है। राजा उग्रसेन कौन है? कंस के पिता हैं।
कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करने के कारण पिता से नाराज होकर उन्हें राजगद्दी से हटा देते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर उसमें क्या होता है, इस समारोह की समाप्ति में, यानी कि जब ये नाटक खत्म हो रहा होता है ना, तो इस समाप्ति में जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, कंस का वध करते हैं और राजा उग्रसेन को जो ये गद्दी है वो वापस यहाँ पर दी जाती है। इस प्रकार का पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा नाटक जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर इस पूरे के पूरे नाटक में दिखाई जाती है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया। तो इसी को हम लोग धनु यात्रा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है कोकिंग कोल के बारे में। तो कोकिंग कोल के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, कोकिंग कोल एक हाई क्वालिटी का कोयला है जिसके अंदर गंदगी कम होती है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का पूरे दुनिया में। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कई सारे देश प्रोडक्शन में आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगा उस लिस्ट के बारे में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हो जाता है यहाँ पर गलत। तो इसका केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही देखने को मिलेगा कि जो कोकिंग कोल है ना, बिल्कुल यहाँ पर एक हाई क्वालिटी का कोयला देखने को मिलता है जिसके अंदर गंदगी कम होती है लेकिन कार्बन कंटेंट भरपूर मात्रा में होता है। बेसिकली बात करें कोयले की, तो कोयला क्या है, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है ना, जिसको हम खोद के खनन करके यहाँ पर ज़मीन से निकाल रहे हैं। कोकिंग कोल भी बेसिकली हाई क्वालिटी का कोयला है लेकिन इसके अंदर गंदगी बहुत कम होती है, कार्बन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इस चक्कर में इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है। यहाँ पे जो आयरन और स्टील जो बनाया जाता है ना, वो इसी कोकिंग कोल की मदद से बनाया जाता है। और आज के समय पर दुनिया में जो कोल को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले देश हैं वो है चाइना। सबसे नंबर 1 पर है चाइना, इंडिया नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आपका ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है, तो चाइना के अंदर 3.7 बिलियन टन्स के आसपास कोल का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर में 783 मिलियन टन्स का, 7.83 मिलियन टन्स का। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मिलियन, सॉरी 783 है, यहाँ पर ये स्क्रीन चल रही है ना तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। 783 है, ये मिलियन है और वो चाइना का बिलियन है, ये फ़र्क है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में 640 मिलियन टन का, इंडोनेशिया के अंदर 616 मिलियन टन्स का। बाकी आप कोयले का इस्तेमाल देखोगे तो कोयले अलग अलग प्रकार के हैं, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो बिटुमिनस में से यहाँ पर आप कहोगे एक स्टीम कोल मिलता है, इस वाले कोयले से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हैं आयरन और स्टील को बनाने के लिए। ठीक है, एंथ्रासाइट वाले कोयले का इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बात करता है विद रेफरेंस टू रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल भी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो रमप्पा टेम्पल के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक मतलब जो ये टेम्पल है ना, ये काकतीय स्टाइल हिंदू टेम्पल है जो कि शिव जी को डेडिकेट किया गया है, ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में रखा गया है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, बोथ 1 और 2, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है रमप्पा टेम्पल के रिगार्डिंग। आओ मैं आपको रमप्पा टेम्पल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। रमप्पा टेम्पल रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने यहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि एक पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रमप्पा टेम्पल पर रखा गया है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो रमप्पा टेम्पल को हम लोग रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये काकतीय स्टाइल हिंदू टेम्पल है, बिल्कुल भगवान शिव को यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया है, तेलंगाना के अंदर स्थित है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 हमारा सही हो जाता है। जब हम लोग बात करते हैं इस टेम्पल की, तो ये काफ़ी पुराना है, लगभग 1213 AD के आसपास का देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया था काकतीय रूलर जो काकतीय गणपति देवा हैं, है ना, इनके थ्रू यहाँ पर बनाया गया था चीफ कमांडर रुद्र समानी के अंडर में। तो जो चीफ कमांडर रुद्र समानी है ना, इनकी अथॉरिटी के अंदर में इस मंदिर को बनवाया गया था। ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम रमप्पा पड़ा है। जो चीफ स्कल्प्टर थे रमप्पा, उन्हीं के नाम पर, यानी कि जो आप कह सकते हो कि चीफ मूर्तिकार हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर इस टेम्पल का नाम रखा गया है। और ऐसा देश में पहला टेम्पल है जो कि किसी आर्किटेक्ट के ऊपर रखा गया है, जिस टेम्पल का नाम बेसिकली किसी आर्किटेक्ट के ऊपर रखा गया है। साल 2021 में आप देखोगे जो टेम्पल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिल जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी इसके अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये जो मंदिर है ना, फीचर्स क्या है कि अर्थक्वेक प्रूफ है, यानी कि अगर भूकंप भी आ जाए तो भी इस मंदिर को कुछ ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ये सैंडबॉक्स टेक्निक के ऊपर पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। सैंडबॉक्स टेक्निक क्या होती है? ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक पहला बॉक्स हम बनाते हैं, उसके अंदर
क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें हम लोग जो सैंड लाइम है ना, रेत हो गया, चूना हो गया, गुड़ हो गया, उसके बाद में ब्लैक माइरोबलन फ्रूट हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पर डालते हैं, इससे गड्ढा भर देते हैं, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। इससे क्या होगा, एक कुशन का काम करता है। कुशन मतलब जो गद्दा होता है ना, तकिया होता है, उसकी तरह काम करता है। तो कोई भूकंप आएगा तो ये उसको अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये जो मिक्सचर है कुशन का काम करता है। तो अर्थक्वेक आएगा तो हिलने डुलने की वजह वो कुशन का काम करेगा, वो आराम से यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, आराम से वो जो मंदिर है वो टिका रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस मंदिर को बिल्ड किया गया। इवन यहाँ पर मंदिर का जो गोपुरम है वो बहुत खूबसूरत सा आपको देखने को मिलेगा। गोपुरम क्या होता है, ये यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलेगा मंदिर का। ठीक है, यहाँ पे देखो इस मंदिर के अंदर एक बात बोली जा रही है, ब्रिक्स दैट फ्लोट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल की जो छत है वो यहाँ पर कुछ ऐसी ईंटों से बनाई गई है जो कि बहुत हल्की हैं, इतनी हल्की जो कि पानी पे तैर सकती हैं। तो कहोगे ऐसा कैसे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ईंट पानी पे तैर सकती है। क्यों, क्योंकि वो 3 प्रकार के मटेरियल से बनाई गई है, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से यहाँ पर ब्रिक्स दैट फ्लोट करके भी कई सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े होंगे। तो ब्रिक्स जो यहाँ पर इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया है, खासकर गोपुरम में यानी कि छत के रूफ में, वो इतने हल्के हैं कि वो पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं। ये अपने आप में इसका एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट नज़र आता है। बाकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रमप्पा टेम्पल के बारे में बात करा। ये टेम्पल आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। आज हमने जो क्विज प्रैक्टिस है वो नहीं रखी थी क्योंकि आज आर्टिकल्स ऑलरेडी कम थे, बट जो भी थे काम के थे। 3-4 हमने डिस्कस के लिए, फिर भी 5-6 आर्टिकल हमारे जो हैं आज कवर हो चुके हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।